वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है में हम बात करने वाले हैं कि जो आईपीओ है, स्पेशली आईपीओज इस वीक में हमें काफ़ी देखने को मिलने वाले हैं, आने वाले मंथ में भी देखने को मिलने वाले हैं। इवन दो आने वाले समय में हमें तो टाटा के 8 आईपीओ एक साथ देखने को मिल सकते हैं। पर आईपीओज तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि आईपीओ में उनको अलॉट हो जाए, क्योंकि आईपीओ में 14 से 50% तक का भी प्रॉफिट बन जाता है विद इन अ कपल ऑफ डेज में। ऑब्वियस है, मैं भी चाहती थी तो मैंने भी ट्राई किया है, आप भी ट्राई करो, आपको भी मिल सकता है। आईपीओ में मिलने के लिए हम जो गलतियां करते हैं, जो कि इनिशियल डेज पे मैं भी करती थी, आप भी करते होंगे, सिमिलर होगा। रीजंस भी देखेंगे हम और उन गलतियों को किस तरह अवॉइड करके आईपीओ को हासिल किया जा सकता है और प्रॉफिट बनाया जा सकता है, ये भी देखेंगे। अब अगर हम गलतियों की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले और मेजर गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो है 1 पर्सन मल्टीपल ब्रोकर्स। अब 1 पर्सन और मल्टीपल ब्रोकर यानी क्या, तो एक ही पर्सन, एक ही सपोज टू बी एम नाम का पर्सन है मार्केट मनी मैग्नेट, और ये एक पर्सन ने ज़रोदा से भी अप्लाई कर दिया, एंजल वन से भी अप्लाई कर दिया, अपस्टॉक्स, ग्रो और 5 पैसा, यानी जितने ब्रोकर्स अकाउंट उसके पास थे उसने मल्टीपल अकाउंट से सेम नाम से अप्लाई कर दिया। ऐसे में 4 डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर क्या अलॉटमेंट होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन, मैं एम जाकर मैंने अपने 4-5 जितने मेरे पास ब्रोकर्स थे उन सबसे अप्लाई कर दिया मैंने आईपीओ के लिए, तो क्या मुझे अलॉटमेंट मिलेगा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी एक से ही अप्लाई करना चाहिए, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना सेम पर्सन का कोई भी फायदेमंद बात नहीं होती है। अगर इसके अलावा एक और जो कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा था वो था, डज द ब्रोकर मेक डिफरेंस, यानी क्या ब्रोकर से फर्क पड़ता है? कोई स्पेसिफिक ब्रोकर, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इतने सारे ब्रोकर्स है, तो क्या कोई स्पेसिफिक ब्रोकर ऐसा है कि जिससे अप्लाई करने के बाद हमें आईपीओ के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी ब्रोकर का फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी भी ब्रोकर अकाउंट को आप यूज करो और अप्लाई करो, ऐसा कोई नहीं है ब्रोकर के जिससे अप्लाई करने बाद अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सही तरीके से फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप सारी गलतियों को अवॉइड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जो आईपीओ में अलॉट होने के चांसेस है वो ज़्यादा हो, पर ब्रोकर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें ही एक और कॉन्सेप्ट मुझे जो है पूछा जा रहा था, वो था कि थर्ड पार्टी पेमेंट का, जो थर्ड पार्टी पेमेंट है इसका क्या ये हम थर्ड पार्टी पेमेंट कर सकते हैं या नहीं? थर्ड पार्टी पेमेंट आप किसी भी अकाउंट के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आईपीओ के केस में अगर हम बात करें तो देखो, अगर मेरी फैमिली में सपोज टू बी 6 मेंबर्स है और ये 6 मेंबर्स का अगर मैंने सबके डीमैट अकाउंट्स ओपन करके रखा और मैंने सबके अलग अलग अकाउंट से अप्लाई किया, तो हो सकता है कि मुझे आईपीओ लगने के चांसेस हो। लेकिन अब यहाँ पे अभी 6 मेंबर्स अगर है, 6 में से एक तो कट हो गया, मैंने अपने डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया, अब बचे 5 मेंबर। अब मैंने क्या किया कि 5 मेंबर्स के में से किसी भी मेंबर के, सपोज टू बी मेरे मम्मी के अकाउंट जो है उस पे से मैंने अप्लाई किया डीमैट अकाउंट पर से आईपीओ के लिए, और जो मैंने यूपीआई पेमेंट किया वो यूपीआई पेमेंट मैंने अपना ही यूज किया, यूपीआई मेरा ही था, बस डीमैट अकाउंट मेरे मम्मी का था। तो क्या ऐसे में मुझे अलॉटमेंट मिल सकता है? तो नहीं, आपको यूपीआई भी उसी फैमिली मेंबर का यूज करना चाहिए जिसका डीमैट अकाउंट है। आप सोचेंगे कि यूपीआई मेरा हो, डीमैट अकाउंट उसका हो, तो कोई फायदे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी वहां पे क्विकली कैच होता है। तो अगर डीमैट अकाउंट जिस फैमिली मेंबर का है उसी का यूपीआई आईडी हो, अब आप सोचेंगे कि मैं अपना आईपीओ अप्लाई करता हूँ और यूपीआई में मम्मी पापा का किसी का यूज करके पे करता हूँ, तब भी आपके अलॉटमेंट के चांसेस नहीं होते हैं, तब भी आपके अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। यूपीआई आईडी और डिमैट अकाउंट सेम पर्सन का होना चाहिए, चाहे वो आपका हो चाहे वो आपके फैमिली मेंबर का हो। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ऐसा तो नहीं है, मैंने ये चीज की थी लेकिन मुझे तो अलॉट हो गया। तो इसमें एक्सेप्शन केस भी होता है। अब एक्सेप्शन केस ये है कि जिनके बैंक अकाउंट से आधार लिंक नहीं होगा, ऐसे लोगों का शायद थर्ड पार्टी पेमेंट करने से अलॉट हो गया होगा। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे तो 99% से ज़्यादा लोगों को बैंक का आधार कार्ड और पैन कार्ड कंपलसरी लिंक होगा ही। और इस वजह से ये चीज़ जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में हमें देखने को मिल सकती है कि थर्ड पार्टी पेमेंट करते हुए भी उनको अलॉट हो गया। तो सिर्फ ये याद रखना है, जिस फैमिली मेंबर के नाम से आप अप्लाई कर रहे हो उसी का यूपीआई आईडी होना चाहिए। ऐसा मत करना कि यूपीआई आईडी किसी और का, डीमैट अकाउंट किसी और का, या डीमैट अकाउंट किसी और का और यूपीआई आईडी किसी और का, सेम होना चाहिए, ये याद रखो। अब ये सब करने पर भी अगर आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो क्या इस चीज़ होने के बाद भी आईपीओ अलॉट होता है, नहीं होता है क्या? कुछ लोगों ने ये सारे प्रिकॉशंस रखे होंगे। तो आईपीओ जनरली लॉटरी होती है, हम बोल सकते हैं आईपीओ एक लॉटरी बेसिस पर काम करता है। यहाँ पे 100 में से किसी एक को अलॉट हो सकता है या 200 में से भी किसी एक को ही अलॉट हो सकता है। तो एक को इन द सेंस आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे हम एक पर्सन को तो नहीं मिल रहा है, लाखों लोगों को मिल रहा है। आई एम ट्राइंग टू से कि ये लॉटरी बेसिस है, बहुत सारे लोगों में कुछ को ही चुना जाता है। अब ये जो कुछ लोग रहेंगे, जैसे कि अगर 20 ने अप्लाई किया होगा तो 20 में से भी हो सकता है किसी एक को ही ये मिले, आईपीओ अलॉट हो। तो अलॉटमेंट लेने के लिए आपको जो है कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, सही तरीके से अप्लाई करना है, जो मिस्टेक सब कर रहे हैं उन सब से दूर होना है, क्योंकि प्रॉम्प्ट अलॉटमेंट जो करेगा उसको ही चूज किया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको करना है कि आपके फैमिली मेंबर्स में जितने भी मेंबर हो, इट में भी 4, 5, 6 या 2 या 3 भी हो सकते हैं, इट्स डिपेंड्स। तो उन सबके नाम का डीमैट अकाउंट आपको ओपन कर लेना है। अब इसके साथ साथ उनके ही नाम का यूपीआई आईडी भी होना चाहिए, ये भी याद रखो, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करेंगे तो हमें सबके नाम से अप्लाई करना है और हमारी जो जेब से कुछ नहीं जाने वाला है। अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं और आपने पांचों के नाम से जो है आईपीओ के लिए अप्लाई किया, तो आपको सभी का जो पेमेंट है वो आपको सिर्फ होल्ड होने वाला है, बैंक से होल्ड होने वाला है, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता। और जब आपको अलॉट हो जाएगा आईपीओ में, तब वो आपका जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट होता है, या तो फिर अनहोल्ड करके फिर से आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो आपको सभी के, आपके फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करना है और अलग अलग नाम से आपको जो है अप्लाई करना है विद द सेम यूपीआई आईडी। ये तो रही पहली बात। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अब वो बताने से पहले तो आपको मैं एक चीज, मुझे जो सवाल पूछा गया था, अब जो एकदम बिगनर होते हैं उनके मन में जनरली ऐसे सवाल होते हैं कि आईपीओ में पैसा लॉस हो जाता है क्या। तो अब जो बिगनर है उनके मन में ये सवाल आना बहुत नेचुरल है, क्योंकि व्हेन आई एम बिगनर तो मुझे भी लगता था कि आईपीओ में अप्लाई कर दूं, मेरे 15,000 20,000 लॉस हो गए तो क्या करूं। तो गाइज ऐसा नहीं होता, आपका पैसा कहीं नहीं जाता है। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका पैसा 24 आवर्स टू 48 आवर्स के लिए होल्ड किया जाता है, और होल्ड होने के बाद अगर अलॉटमेंट मिलता है तो डिडक्ट होगा, अदरवाइज आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आता है। बस फॉर द कुछ टाइम के लिए, लिमिट के लिए आपको उसको यूज नहीं करते आता, जस्ट बिकॉज कि वो होल्ड पर है, लेकिन वो कहीं नहीं जाता, उसमें कोई लॉस नहीं होता। तो आप अकाउंट से जो है अपने आईपीओ लगा सकते हैं, उसका कोई भी डिडक्शन नहीं होने वाला है। अब जो सवाल आता है वो ये कि क्या आईपीओ का लिस्टिंग जो है वो लॉस में हो सकती है।
तो हाँ, यस, आईपीओ की लिस्टिंग लॉस में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आईपीओ आपको 40-50% का रिटर्न ही दे, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे, जैसे 100 में से हो सकता है 2, 4, 5 केसेस ऐसी हो कि जिनका लिस्टिंग ही लॉस में हो गया, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब ये चीज को अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे आईपीओज में अप्लाई करना है कि जिस वजह से उनका लिस्टिंग निगेटिव में ना हो और आपको अच्छे रिटर्न बनाकर देने का पोटेंशियल रखे। यानी सभी आईपीओज में हमें अप्लाई करना होता है क्या? नहीं। तो आप किस तरह के आईपीओज, तो आपको पहले कंपनी का स्टडी करना चाहिए, फंडामेंटल्स का स्टडी करना चाहिए, कंपनी का बैकग्राउंड देखना चाहिए, कंपनी का आईपीओ जो ला रही है उस चीज के लिए देखना चाहिए कि उसको नीड क्या है उन पैसों की कि वो आईपीओ लेकर आ रही है। उसके बाद जो पैसों की वो आईपीओ ला रही है तो वो पैसों का यूटिलाइजेशन वो सही तरीके से करेंगे या नहीं। अब ये लंबा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस तक आपको नहीं जाना है तो हम ऑब्वियस है, मार्केट मनी मैग्नेट है, शॉर्टकट की बात तो करेंगे ही हम। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी, लेकिन ये चीज याद रखना कि ये सभी आईपीओस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आईपीओस में जो है बेसिकली आपको अप्लाई करके देखना है, जिसमें आपको लगे कि हाँ चलो वर्क कर रहा है, वहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, अदरवाइज आपको नहीं करना है। बेसिकली आपको सबसे पहली बात तो देखना है, हम पूरे फाइनेंशियल्स तो नहीं देख सकते, ऑब्वियस बात है, किसी भी आईपीओ को हम स्टडी करने जाएंगे तो बहुत डिटेलिंग आएगा। तो आईपीओ में जब लिस्टिंग होता है तो 3 दिन का समय मिलता है। किसी भी 3 डेज आईपीओ का लिस्टिंग के टाइम पे टाइम मिलता है हमें कि 3 दिन का आईपीओ का टाइम होगा। टाइमिंग जनरली अप्लाई करने का मॉर्निंग में 10 से इवनिंग में 4:30 तक होता है। 3:30 तक मार्केट है, लेकिन 4:30 तक अप्लाई आईपीओज में किया जाता है। अब ऐसे में हमें क्या करना है, तो हमें वेट करना है 2 दिन, पहले 2 दिन तक हमें वेट करना है। हमें देखना है कि अलॉटमेंट जो है ये 2 दिनों में कितनी हुई है, यानी जो लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है आईपीओ को। अब आपको क्या करना है, एग्जैक्टली आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, इसका डिसीजन आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन होगा उसको देख के लेना है। वो आपको पहले दूसरे दिन ही पता चल जाएगा ऑन डिमांड कि भाई कितनी डिमांड में है। अगर ये बहुत ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है फर्स्ट डे सेकेंड डे में ही, तो समझ जाओ ये आईपीओ लिस्टिंग होगा तब डेफिनेटली अच्छे रिटर्न बनाकर देगा। तो अब जब ये रिटर्न अच्छे बनाकर देगा तो हमें इसमें अप्लाई करना है। या हमें अगर ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है, सब्सक्राइब बराबर नहीं हो रहा है फर्स्ट सेकेंड डे, तो हमें थोड़ा कीप अवे रहना है। अब ये उन लोगों के लिए जो डिटेलिंग में नहीं जाना चाहते। अब कोई आईपीओ आपके मन में है आने अपकमिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो बहुत लोग अभी तक भी सोच रहे हैं कि आईपीओ की कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में हमें अप्लाई करना है। आईपीओ की तो कैटेगरी है, तो हम सिर्फ 2 कैटेगरी के बारे में मेनली बात करेंगे। हम पहली कैटेगरी की बात करेंगे रिटेल्स की। अब इसमें वैसे भी रिटेल्स कैटेगरी जो है वो ज्यादातर आप और मेरे जैसे लोग इसमें अप्लाई करने की कोशिश में होते हैं या करते हैं। अब रिटेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो रिटेल में जो है ज्यादा नहीं पर 15,000 से या 2 लाख तक का जिनका इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी है, अंडर 2 लाख का, वो लोग रिटेल्स में आते हैं। अब जेन्युइनली आप और मैं रिटेल्स में ही आते हैं। अब इसके अलावा सेकेंड एक कैटेगरी है, वो है HNI। अब HNI जो है इसमें भी 2 कैटेगरी आती है। अब ये 2 कैटेगरी जो है HNI में, एक आता है स्मॉल HNI और एक बिग HNI। तो स्मॉल HNI में 2 लाख से 10 लाख के अंदर वाला अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओ में वो आएंगे, और बिग आएंगे 10 लाख के अबोव, वो कितना भी हो सकता है। अब मेन क्वेश्चन है कि अप्लाई करना किस में है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो रिटेल जो है ये 15,000 से 2 लाख के बीच में आराम से अप्लाई हम कर सकते हैं। अब अगर हम मिनिमम 15,000 में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर हम रिटेल की कैटेगरी में हमारा कैपेसिटी 15,000 का और हमने इसमें अप्लाई कर लिया, तो क्या ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ में मैक्सिमम अलॉटमेंट होगा या 15,000 पे ही अलॉटमेंट होती है, मिनिमम में कुछ मिलेगा या नहीं। तो गाइज यहाँ पे अगर मैक्सिमम सब्सक्राइब हो जाता है, ओवर सब्सक्राइब अगर कोई आईपीओ हो जाता है, जैसे बजाज का ही हुआ था अभी,
तो इसमें 15,000 ये मैक्सिमम अमाउंट में कंसीडर किया जाता है और रिटेलर्स को 15,000 पे अलॉटमेंट मिलता है। मिनिमम में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो जेन्युइनली अगर हम बात करें तो रिटेल्स में अप्लाई कर रहे हो तो 15,000 पे ही करो, क्योंकि पैसे एंगेज करने में कोई सेंस नहीं है। अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो 2-2.5 लाख रुपए या 2 लाख के अंदर, रिटेल वाले 2 के अंदर होते हैं, 1,80,000 या 2 लाख आपको वहां पे एंगेज करके कोई सेंस नहीं होता। आपको 15,000 पर ही जो है आईपीओ में अप्लाई करना है। मे बी आप मल्टीपल फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से 15,000 के मल्टीपल जो है आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 15 पे अप्लाई करना है। अब अगर हम बात करें HNI की, तो HNI कैटेगरी में स्मॉल HNI जो होता है, यानी 2 लाख से लेके 10 लाख की हम बात करें अंदर की, तो इस वाले में ये क्वेश्चन सबको है, क्या मैं HNI कैटेगरी में बैठता हूं या नहीं। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप HNI में कैटेगरी में बैठते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं आप कितना कमाते, आपका अर्ली इनकम कितना है और ईयरली इनकम कितना है और क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने दोस्त से लिया हो, माँ बाप से लिया हो, खुद का हो, सेविंग हो, 2 लाख के ऊपर का अमाउंट आपके पास है तो आप HNI कैटेगरी में बैठते हो। अब HNI कैटेगरी में 2 लाख के कितना हमको ऊपर इन्वेस्ट करना है, अगर ये सवाल पे बात की जाए तो 2 लाख पे 1,000 भी आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप HNI कैटेगरी में, स्मॉल HNI में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब ये चीजें तो जो हैं ये सोचने वाली है और समझने वाली है। सीधी सी एक बात मैं आपको बताऊं तो आप अगर 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 15,000 पे जो है प्रॉफिट होगा। अगर आप HNI कैटेगरी में 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 2 लाख पे होगा। अब किस पे कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा ये तो बोलने की बात ही नहीं रही। अब ये तीनों में कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, तो बिग HNI 10 लाख एंड अबोव ऑब्वियस है, क्योंकि 10 लाख और अबोव पे जो है हम बोल सकते हैं कि हमको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन 90% जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास इतना अमाउंट नहीं है, तो आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको रिटेल्स में जाना चाहिए। रिटेल्स में चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 15,000 भी आपने इन्वेस्ट किया तो। सेकेंड चीज़, अगर मेरे पास पैसा है और मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं HNI 2 लाख पर जाने की पूरी मेरी कोशिश होती है कि 2 लाख 2,10,000 पर भी हम इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब इसमें ही एक क्वेश्चन मेरे पास था कि क्या हमने 2 IPOs में 2 कैटेगरी में हमने अगर एक साथ इन्वेस्ट कर दिया तो क्या हमें मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे जो है अगर आपने रिटेल में और सपोज 2 लाख और 2,10,000 के अंदर वाली कैटेगरी में एक साथ इन्वेस्ट कर दिया बट सेम नाम के पर्सन से किया है, तो इट मे बी के जो स्मॉल HNI इसमें आपको मिलने के चांसेस 10% हो, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप सेम पर्सन 2 कैटेगरी में इन्वेस्ट IPO लगा रहा है तो उसको मिलेगा। IPO मिलने की जो गलतियां थी वो मैंने आपको सारी बताई। ये गलतियों को अवॉइड करके अगर आप IPO लगाते हो तो डेफिनेटली IPO मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। साथ ही साथ एक और चीज याद रखिए, IPO बहुत बार नहीं भी अलॉट होता, उस वक्त हमको जो है नाराज नहीं होना है और फिर से ट्राई करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम में ही आपको IPO लग जाए, लेकिन सिस्टमेटिकली आप अगर फॉर्म भरेंगे, प्रॉम्प्ट डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली आपको भी IPO लग सकता है। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम IPO के ऊपर आने वाले हर सवालों के जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।